महोदय, मेरे मित्रों ने बहुत से आंकड़े रखे हैं और बजट की एक तस्वीर पेश करने की कोशिश की है, उनको दोहराना नहीं चाहता, क्योंकि जमीनी हकीकत और आंकड़ों में बहुत फर्क होता है। इस बजट में क्या है जिसकी हम आलोचना करें और क्या है कि जिसकी हम तारीफ करें। एक यथास्थितिवादी बजट कि जहां पर जो जितना कमजोर है उसके ऊपर उतना भार लादा जाएगा, महंगाई का, बेरोजगारी का, टैक्सेस का, और जो जितना संपन्न है उसको उतनी ही टैक्स में छूट मिलेगी। इस बार देख के लोग दिखाते हैं हमें कि 50 लाख वाले को इतना मिलेगा, 40 लाख वाले को इतना मिलेगा और 3 लाख वाले को महंगाई मिलेगी। आज ये बजट में माननीय वित्त मंत्री ने कहा है कि ये खाली घोषणाएं नहीं है बल्कि ये दूरदर्शी है। मुझे पता नहीं कि कितनी दूर की दृष्टि है। क्या जरूरत है किसी आई स्पेशलिस्ट को दिखाने की कि वो दृष्टि में कहां है। देश के सामने जो भयंकर संकट सामने दिख रहे हैं, वो संकट बढ़ाने के सारे बीज इस बजट के अंदर मौजूद हैं। महंगाई, ये कहकर कि मानसून इंद्रदेव की कृपा पे अब महंगाई निर्भर है, तो ये पार्लियामेंट, ये मंत्री, ये सब बेकार है। हम इंद्रदेव के मंदिर में चल के प्रार्थना करें, इंद्र भगवान हम पर कृपा करो, आपकी कृपा से हम बच पाएंगे, ये हमें नहीं बचा सकते। टैक्स नीति के बारे में कौटिल्य का जिक्र बार बार आता है, लेकिन एक बिंदु उसका छोड़ देते हैं। कौटिल्य ने यह भी कहा था कि राजा को जनता से कर उसी प्रकार लेना चाहिए कि जैसे मधुमक्खी फूलों से रस लेती है और बाद में वो शहद में कन्वर्ट करके समाज को दे देती है। ये बात कहीं नहीं है। सारा बजट अगर आप देखें तो कर्ज और खैरात, न इसमें कोई स्वाभिमान है, न मानव अधिकार की रक्षा है, न इसमें रोजगार का सृजन है, खैरात है, गांधी जी का नाम लिया जाता है। मुझे लगता है कि इतने बड़े बड़े अर्थशास्त्री यहां पर हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी अर्थशास्त्री हैं, वित्त मंत्री जी अर्थशास्त्री हैं, गृह मंत्री जी अर्थशास्त्री हैं, योजना आयोग के अध्यक्ष अर्थशास्त्री हैं, और जाने कितने हैं। तो ये सारे अर्थशास्त्री, ये भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में इनके कोई जानकारी नहीं है। यहां पर लोगों ने, मैं उदाहरण देना चाहता हूं कि एक बिल्कुल बेपढ़ा लिखा फकीर था, कवि, जिसका नाम था कबीर। वो शायद इन्हीं लोगों के लिए कह गया था कि तू कहता पुस्तक की लेखी और मैं कहता आंखों की देखी। कितना बड़ी फिलॉसफी है जो दो शब्दों के अंदर उसने कह दिया। तो ये उस परंपरा के हैं कि पुस्तक के लिखे हुए आंकड़े ये उन लोगों के सामने पेश कर रहे हैं जो जानते ही नहीं हैं कि है क्या। ये बुद्धि विलास है। हम उन आंकड़ों के ऊपर बहस कर रहे हैं कि जिसके बारे में कुछ है ही नहीं। हमें चाहिए रोटी, हमें चाहिए मकान, हमें चाहिए रोजगार। जनता को आज चाहिए उच्च शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा। जनता को चाहिए उपभोक्ता वस्तुएं उचित दामों पर मिले। क्या हो रहा है? इतनी महंगाई होने के बाद भी अगर
कोई सरकार ये कहती है कि महंगाई है ही नहीं, और ये अभी इस बजट के बाद कहते हैं कि महंगाई घटेगी। कैसे घटेगी? महंगाई का भी ठीकरा फोड़ा जा रहा है उस गरीब किसान के सर के ऊपर, क्योंकि समर्थन मूल्य कुछ बढ़ा दिया गया था, इसलिए महंगाई बढ़ गई। 8 आने 60 पैसे समर्थन मूल्य बढ़ा दिया और 3 गुनी कीमत हो गई। जिन्होंने 3 गुना कीमत की उनके बारे में कोई नहीं कहता, लेकिन वो गरीब जिम्मेदार है इस महंगाई के लिए। इसके लिए ये नीतियां जिम्मेदार नहीं है, ये अर्थशास्त्री जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए जिम्मेदार वो गरीब किसान है। और इसमें भी कृषि के नाम पर कितना उसका दोहन हो रहा है। आज अरबों रुपए भूमि सुधार के नाम पर खर्च हो रहे हैं, लेकिन लाखों हेक्टेयर जमीन इसलिए उपज नहीं दे पा रही है कि उस किसान के पास इतना पैसा नहीं है कि उसको समतल करा सकता हो। इसमें कहा समय की उसकी जांच करेंगे, क्या खाद चाहिए, क्या बीज चाहिए, क्या उसमें उपज हो सकती है, जमीन की जांच कहां हो रही, कहां हो रही? मैं गांव में जाता हूं, पूछता हूं, कहते हैं लेके गए थे वहां 300 रुपए मांग रहा था, अब लौट आए। अब हमारे बाप दादा इस पे खेती कर रहे थे, उसी तरह हम करेंगे। भ्रष्टाचार इसके अंदर छुपा हुआ है, जिसका जीवित उदाहरण है नरेगा। आप कह रहे हैं हम लोगों को रोजगार दे रहे हैं, या किसी को अनुमान नहीं है कि जो छोटे किसान हैं, जो आज अपने बल के ऊपर छोटी सी जमीन पर खेती नहीं कर सकते, उन्हें मजदूर मिल नहीं रहे हैं, बढ़ी हुई मजदूरी के ऊपर वो उनसे काम ले नहीं सकते हैं, उत्पादन गिर रहा है। सबके लिए तरक्की की बात होती है, कौन सब? 40% के लगभग बिलो पॉवर्टी लाइन। सबसे बड़ा उपभोक्ता वर्ग है मध्यम वर्ग, सर्विस पेशा। एक वर्ग वो भी है कि जिनके लिए हम आरक्षण के नाम के ऊपर कई दिन से यहां पर तरह तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए इसके अंदर एक भी कार्य है जो महिलाओं के लिए हो। युवा आज उच्च शिक्षा लेने से वंचित हो रहे हैं। इतनी फीस कहां से आएगी, कैसे वो देंगे? उस पर भी बैंक से कर्ज की व्यवस्था है। जहां कौटिल्य का नाम लिया जाता है, वहीं एक और भी व्यक्ति हुआ है, चारुवाक। वो चारुवाक ने ये ऋण की व्यवस्था सबसे पहले उसी ने उसका समर्थन किया था दुनिया में, कि क्या चिंता करते हो, यावत जीवित सुखम जीवित ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। जब तक जिंदा रहना है सुख से जाओ, कर्ज लेकर घी पियो, क्योंकि अंत में तो ये मर जाना है, ये शरीर भस्मीभूत हो जाएगा, कौन अदा करने आएगा? आज यही हो रहा है, कर्ज लो, खाओ, फिर माफ। नाम गांधी जी का। क्या किसी ने देखा कि गांधी ने कभी गरीब के स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ किया हो? उसे कभी खैरात देने की बात की हो? रोजगार कुछ नहीं है, चरखा चलाओ, जिसमें कोई लागत नहीं है। एक विशाल ग्राम उद्योग खड़ा किया था उन्होंने कि हर आदमी को रोजगार मिले। आज दूरदर्शी की बात कर रहे हैं। ये देश ये बड़े बड़े उद्योगों से कभी नहीं चला। ये देश छोटे छोटे दस्तकारों के द्वारा उत्पादन की हुई वस्तुएं,
और मैं इस पर भी मैंने कहना चाहता हूं कि ये आंकड़े और ये किसको सुनाया जाए। इसमें भी एक उर्दू के शायर ने कहा है कि अंधों की बस्ती में आईने बेचता हूं, जो देख नहीं सकते उनको मैं शीशा दिखा रहा हूं, है ही नहीं कोई, किसको दिखाएं। ये स्थिति आज जहां पर हो रही हो और हम पीठ ठोक रहे हैं कि बड़ा प्रोग्रेसिव बजट है, सबसे बड़ा वर्ग मध्यम वर्ग है। अब कृषि किसान के ऊपर अभी आप नरेगा और कर्ज माफी या थोड़ा सा जो आप समर्थन मूल्य बढ़ा रहे हैं, महंगाई का ठीकरा फोड़ रहे हैं, लेकिन इसके अंदर क्या है? कोयले पर उत्पाद शुल्क बढ़ा दिया गया, तेल के दाम बढ़ा दिए गए, डीजल के दाम बढ़ा दिए गए, फर्टिलाइजर के, यूरिया के दाम सरकार ने बढ़ा दिए और बाकी को मिल मालिकों को छूट दे दी, जिस भाव चाहे बेचो, कमाओ, खाओ, मरने दो उस किसान को। महंगाई जब फिर बढ़ेगी तो हम कहेंगे यही किसान है कि जिसके ऊपर हमने कुछ खैरात दे दी थी, इसके कारण सब मरी जा रही है जनता। मैं बहुत आंकड़ों में आपका वक्त मैं नहीं खराब कर रहा हूं, मैं खाली उस बस्ती में आईने दिखा रहा हूं कि देखो और कुछ करो, लेकिन किसे करना है? जो हमने कहा वही सही, उसके अंदर कहीं कोई समावेश ही नहीं है, कोई चिंतन का, कोई सुधार की बात ही नहीं है और न कोई सीखना चाहता है। इतने लोगों ने कहा होगा कुछ विषयों पर नीतिगत मतभेद हो सकते हैं, लेकिन आम जनता की जो आर्थिक समस्याएं हैं वो सबके लिए एक समान है। ऐसे मौकों पर जो सुझाव आते हैं उनको सुनने वाला कोई ना हो। मानव इतना भयंकर संकट पानी का आने वाला है, मौसम का चक्र बदल रहा है, यह इंद्रदेव की उपासना से नहीं होगा। मौसम का चक्र बदलने का एक बहुत बड़ा कारण यह है कि भूगर्भ जल का लेवल लगातार नीचे चला जा रहा है, उसका आदातुन दोहन हो रहा है। उस दोहन के कारण जमीन जो गर्मी को अब्जॉर्ब करती थी वो गर्मी पैदा कर रही है और ये मौसम का चक्र बदल रहा है। दुनिया भर में हम आलोचना के शिकार हो रहे हैं, लेकिन क्या अभी भी हम कहीं सोच रहे हैं कि इतना कुदरत सूखा पड़ा इस बार, तब भी अतिवृष्टि बहुत जगह हुई है जहां पानी बेतहाशा बहकर चला गया। उस वाटर कंजर्वेशन के लिए क्या है? खाली नारा। अगर एक साल अभियान के रूप में चला दिया जाए कि जहां पानी एकत्र होता है वो जमीन के अंदर जाएगा, आप देखेंगे कि जमीन के अंदर लेवल बढ़ने लगेगा, मौसम का चक्र सुधरेगा। किसान को आप सारी जितनी केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं उनके बारे में कह रहे हैं, दुनिया भर आज जैविक खाद की तरफ दौड़ रही है। समारोह कीजिए। मैं कर रहा हूं, लेकिन जो हमारे वहां बहुतायत में उपलब्ध है, क्या यह संभव नहीं है कि इस पर रिसर्च होनी चाहिए कि जो जैविक खाद हमारी परंपरागत खाद रही है, इसमें कुछ केमिकल्स का मिक्सचर करके जो हमारी भूमि की उर्वरा शक्ति को कम न करे और फसल बढ़ाने में मददगार हो। लेकिन आज पशुपालन सारी जो हमारी अर्थव्यवस्था की, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ थी, 1 लाख से ज्यादा गाय रोज कट रही है। इसको कहने के बाद लिए भी कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि हम ही लोग क्यों कहते हैं गाय के लिए? अरे इसलिए कहते हैं कि इस धरती की मां है गाय। अगर उसे बचा लेंगे तो ये जैविक खाद का भंडार हो जाएगा, किसान को ये महंगी खादें नहीं खरीदनी पड़ेगी। लेकिन कुछ नहीं हो रहा। डॉक्टर गिरिजा व्यास, मानवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो चीजें हैं इनको सुधारना चाहिए। अभी एक और इसमें लक्षण छुपा हुआ है कि वो कर प्रणाली
प्लीज के लिए एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाया जा रहा है। क्या इसमें वो बड़े बड़े कॉरपोरेट, आखिरी बिंदु आपका है जी, बड़े बड़े कॉरपोरेट का जो क्षेत्र के लोग हैं उनसे तो वित्त मंत्री परामर्श कर रहे हैं, लेकिन उस आदमी से भी कर रहे हैं कि जिसके ऊपर इसका भार पड़ने वाला है, उसकी आवाज, उसकी जानकारी नहीं पहुंचती। और यहां पर भी हमने कोई सुनने वाला नहीं। हम उनकी आवाज पहुंचाएं तो कहां पहुंचाएं? कान खोले, आंख खोलो, सुनने की क्षमता पैदा करो। और ये जो झुंझुने सबको फैलाए जा रहे हैं, आरक्षण 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 खैरात, ये सारी चीजें भ्रमित करने के लिए है। प्लीज कहां से कहां पहुंच गए आप? टंडन जी, कहां पहुंच गए? हम तो कह रहे हैं वो टंडन जी, ये बड़े बड़े कारखाने लगाए गए, धन्यवाद। ऐतिहासिक गलती थी। डॉक्टर गिरिजा व्यास, बहुत बहुत धन्यवाद। भाई एक पॉइंट में अभी बात मैं आपसे, मानवर एक बहुत बड़ा खतरा हो रहा है। मैं कह रहा था बीच में वो ब्रेक हो गया बात कि आज हमारी जो हाथ से पैदा की हुई ग्रामीण वस्तुएं हैं जिनका बहुत बड़ा बाजार था और स्वरोजगार के लिए वो एक बहुत बड़े अवसर थे, आज वो सब चाइना के हाथ में चला गया। हर चीज, यानी मिट्टी के खिलौने तो यहां दिवाली पे बिकते हैं, चाइना से आ रहे हैं। धन्यवाद। और ये बिंदु पूरा हो जाने दीजिए, ये बड़ा खतरनाक है। अगर इन हाथों से जो चीजें पैदा हो सकती हैं, रोजगार मिल सकता है, इनको भीख मांगने के लिए न पसारने दीजिए, इन्हें धन्यवाद। काम करने का अवसर दीजिए। अगर ये अवसर हमारे पड़ोसी देशों में चला गया तो हम बाजार बन जाएंगे, हमारे हाथ में कटोरा होगा, उनके पास बेचने के लिए सामान होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। सभापति महोदय।